आज का जो हमारी क्लास है वो है आपके सेकंड पार्ट, यानी जो 10वीं क्लास के विज्ञान का जो पहला पार्ट है आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका जो दूसरा पार्ट है वो आज मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। तो उससे पहले क्या है कि जो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। यानी पिछले पार्ट के अंदर हमने इस फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो, मेरी क्लास को ले रहे हो, तो आपको साथ में अपनी बुक को खोल के रखना है। 10वीं क्लास की विज्ञान पुस्तक को आपको खोल कर रखना है। साथ में जो जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, उनको आपको साथ में अंडरलाइन करते जाना है। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके वो डाउट है वो सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए पिछली क्लास के अंदर हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसके अंदर देखिए हमने शुरू किया था रासायनिक समीकरण क्या होता है। मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको समझाया था कि एक पदार्थ या एक या ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जो भाग मिलकर बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिया कारक या अभिकारक। और अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाता है। मैंने बिल्कुल समझाया था कि जो तीर का निशान होता है इसके बाईं तरफ हम लिखते हैं वो पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, और इसके जो दाईं तरफ लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आता है। हम जो भी दवाइयां बनाते हैं, जो भी रासायनिक चीजें, रसायन हमारे जीवन में काम आते हैं, उन सब का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही होता है। कुछ लाभदायक भी है, कुछ नुकसानदायक भी है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रकार से ये इफेक्ट करता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर हम संतुलित करने के लिए हम प्रोसेस पढ़ रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है तो हमें किस किस प्रकार प्रोसेस को है वो फॉलो करना है। तो रासायनिक अभिक्रिया इसको संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित करने के लिए हम कुछ चरणों को पढ़ रहे थे। सबसे पहले चरण को हमने देखा था कि किस प्रकार हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक हमने चौकोर डिब्बा बना दिया था। फिर उनके अंदर क्रियाकारकों और उत्पादों की संख्या को लिख दिया था। फिर हमें क्रियाकारक और उत्पादों में से जो ज्यादा संख्या में सबसे पहले उसकी संख्या को संतुलित करना था। सबसे ज्यादा संख्या वाले परमाणु को संतुलित करने के बाद जो भी कम संख्या में थे उनमें से आप किसी को भी संतुलित कर सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस पढ़ के हमने अभिक्रिया को संतुलित किया था। देखिए यहां तक हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, जो आपके पेज नंबर 5 है, वहां तक हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, कैसे इसको पढ़ना है। उसके बाद जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए मैं आपको समझाती हूं। जैसे मैंने दो अभिकारक लिख दिए A प्लस बी, और इससे क्या बन गया, ए बी। अब देखिए यहां पर मैंने सीधे ए और बी अभिकारक लिख दिया, उससे उत्पाद बन गया। क्या आपको इससे पता चल रहा है कि ये किस अवस्था में, ठोस है, द्रव है, गैस है, किस अवस्था में? ये सब ज्ञान करवाना ही क्या कहलाता है, भौतिक अवस्था। अब देखिए इनके नीचे शॉर्ट रूप में लिखा जाता है। जैसे ठोस अवस्था होती है, ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो अगर कोई क्रियाकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में होगा तो आपको उसके कोष्टक में क्या लिखा हुआ दिखेगा, एस। क्या लिखा हुआ दिखेगा, एस। अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड, तो इसके कोष्टक में आपको क्या लिखा हुआ होगा, एल लिखा हुआ दिखेगा। और यदि कोई पदार्थ गैस अवस्था में, गैस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में गैस बोलते हैं, तो इसको हम जैसे लिख देंगे क्या, गैस। यानी स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड और लिक्विड बनने से ये भी गैस ही बना, नहीं। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि तीनों अवस्थाओं को हम किस प्रकार लिखते हैं। कोई भी क्रियाकारक उत्पाद अगर ठोस अवस्था में है तो उसके नीचे कोष्टक में छोटे एस से प्रदर्शित किया जाता है। अगर कोई क्रियाकारक या उत्पाद द्रव अवस्था में तो उसको स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है, यानी लिक्विड। और अगर कोई पदार्थ है वो गैस अवस्था में
तो पदार्थ अगर गैस अवस्था में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल g के रूप में, यानी ठोस अवस्था में तो स्मॉल s, गैस अवस्था द्रव अवस्था में तो स्मॉल l, और ठोस अवस्था में गैस अवस्था में तो स्मॉल g। यानी ये किसी क्रिया कारक या उत्पाद को भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए इसके क्या है, प्रतीक चिन्ह है। अब देखिए मैं बताती हूं आपको वापस। देखिए आपके जो 7वां चरण है इसमें लिखा हुआ है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है 3Fe, यानी 3 लोहे या आयरन के अणु है। आपको पता है कि लोहा किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो देखिए इसके कोष्टक में आपको S लिखा हुआ दिखाई नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक के अंदर देखिए, किताब के अंदर देखिए 3Fe कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, स्मॉल s। इससे आपको क्या मतलब समझ में आता है कि जो आयरन या लोहा या Fe है वो किस अवस्था के अंदर है, ठोस अवस्था के अंदर। अगला लिखा हुआ है 4H2O। H2O किसका प्रतीक चिन्ह होता है, किसका सूत्र होता है, पानी का होता है, वाटर का होता है। तो H2O जल किस अवस्था में रहता है, नॉर्मली जल बोल दिया आपने तो मतलब वो द्रव है। तो इसके कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, L लिखा हुआ होना चाहिए, लिक्विड। लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो पानी के रूप में काम में ना लेकर भाप के रूप में काम में लिया जा रहा है, और भाप आपको पता है किस अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होती है। तो इसके कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, जी। अब इन दोनों के मिलने से आयरन ऑक्साइड बनेगा, तो वो किस अवस्था में बनेगा, ठोस अवस्था में। इसके कोष्टक में S लिखा हुआ है, और साथ में H2 4H2 यानी 4 अणु हाइड्रोजन गैस के निकलेंगे। तो H2 के कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है। आया कि नहीं आया आपको समझ में कि किसी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पादकों की भौतिक अवस्था को कैसे दर्शाया जाता है वो बता रखा है कि अगर ठोस अवस्था में तो कोष्टक में स्मॉल s, द्रव अवस्था में तो कोष्टक में स्मॉल l, और गैस अवस्था में तो कोष्टक में स्मॉल g लिखा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादकों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादकों के गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, AQ या S से दर्शाया जाता है। देखिए ये जो AQ नाम आया है, कभी कभी जलीय अवस्था को AQ, एक्वस यानी जलीय अवस्था, द्रव ना लिख के अगर वो जलीय अवस्था के अंदर है तो उसको AQ भी लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। यानी कोई भी अभिकारक या उत्पाद जब किसी घोल के रूप में, जैसे मान लीजिए आपने शक्कर को लिया, शक्कर ठोस अवस्था में थी, लेकिन अगर आपने उसको पानी में घोलकर उसका घोल ले लिया तो हम उसके कोष्टक में क्या लिखेंगे, AQ, यानी वो जल में घुला हुआ पदार्थ है, जलीय अवस्था में, तो इसके कोष्टक में क्या लिखा जाता है, AQ। देखिए ध्यान दीजिए समीकरण में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर नॉर्मली जल होता तो यहाँ पर लिक्विड L लिखा हुआ होता है, क्योंकि जल सामान्यतः द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन यहाँ पर जल के कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, G, मतलब जल की भाप का उपयोग किया गया है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि ये आवश्यक ना हो। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप देखोगे कि हर प्रकार की अभिक्रिया के अंदर आपको कोष्टक में सारी अवस्थाएं नहीं लिखी हुई होगी। जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल रही है तो उसके कोष्टक में G लिख दिया। यहां पर लिखना जरूरी था, अगर सीधा H2O लिख दे, अवस्था नहीं बताते, तो हम इसको क्या मानते, लिक्विड या द्रव मानते कि नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी था कि जल नहीं लेकर यहाँ पर क्या काम में ली जा रही है, भाप। और यही बात ये कहना चाहता है कि जब तक भौतिक अवस्था बतानी आवश्यक ना हो, प्रत्येक अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारकों या उत्पादों की भौतिक अवस्था को दर्शाया नहीं जाता है। ठीक है, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। देखिए आपने अवस्था तो ले ली, आपने क्रियाकारक ले लिए, उत्पाद बन गए। क्या क्रियाकारकों से उत्पाद बन रहे हैं, उनके साथ और कोई चीजें जरूरी नहीं है, क्या जरूरी होती है। कभी कभी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है, जैसे आप प्रकाश संश्लेषण को ले लो। प्रकाश संश्लेषण के अंदर अभिकारक क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उससे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन क्या सिर्फ आप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला दोगे, मान लो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोगशाला के अंदर, तो क्या कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा? नहीं।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको पता है कि एक तो पत्तियों में होता है, क्लोरोफिल होना आवश्यक है, दूसरा प्रकाश होना चाहिए। तो ये कुछ क्रिया कारक या कुछ ऐसे पदार्थ है जो अभिक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं। तो इन पदार्थों को ये जो तीर का निशान होता है इनके ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में CO प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको इस पदार्थ में बदलने के लिए, इस उत्पाद में बदलने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या चीज चाहिए? वो चाहिए आपको 340 ATM। ATM क्या होता है? दाब की इकाई होती है। तो इतना दाब अगर आप लगाओगे तो ये मेथेनॉल के अंदर बदलेगा। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस CH3 प्लस OH, CH3OH यानी मेथेनॉल। तो देखिए, इनको इतना दाब चाहिए। उसके अलावा भी मैंने बताई प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया आपने एक्वस यानी जलीय अवस्था के अंदर, और पानी के अणु ले लिए। साथ में आपको क्या चाहिए? अगर सूरज का प्रकाश और पत्तियों का क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब ये जो चीजें आपको क्रियाकार के अलावा एक्स्ट्रा चाहिए ना, इनको हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहां पर लिख दिया प्लस सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, नहीं, ये गलत होगा। जो दाब है, ताप है, इन सब को हम क्या करते हैं? तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का अणु, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिला तो क्या बना? ग्लूकोज यानी भोजन बना पौधों के अंदर। साथ में कौन सी गैस निकली? ऑक्सीजन गैस निकली। इसलिए बोलते हैं कि पौधों का प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए काम का है, क्योंकि वो कौन सी गैस देता है? हमें ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक है, आए ना आपको यहां तक अभिक्रिया समझ में? अब देखिए, अगला जो पार्ट आता है वो आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी तक हमने क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार होती है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, उनको भौतिक अवस्था में दर्शाने के लिए किस प्रकार प्रकट करते हैं, इन सब को हमने डिस्कस कर दिया। एक बार फिर बोल रही हूँ बच्चों आपसे, अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जाके लिख देना। यानी अभी तक मैंने पिछले पार्ट के अंदर और इस पार्ट में यहां तक जितना भी समझाया, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए कि मैडम ये पार्ट हमें समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यानी रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, दर्शाया कैसे जाता है, संतुलित कैसे किया जाता है, वो तो सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो इनको समझाती हूं मैं आपको। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, मोटे मोटे रूप में आपके सिलेबस में दिया हुआ एक तो होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, दूसरी दी हुई है आपके वियोजन अभिक्रिया। क्या दी हुई है? वियोजन अभिक्रिया। और तीसरी दी हुई है आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसको विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। चौथी है आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवें प्रकार की दो अभिक्रिया आएगी, एक तो आएगी ऑक्सीकरण और एक आएगी अपचयन। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पांच प्रकार की अभिक्रिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या होता है। एक बार मैं मोटे रूप में आपको समझा रही हूं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब है जोड़ना। जैसे आपने
ए प्लस बी को जोड़ दिया और क्या बन गया, ए बी। संयोजन वाग नहीं हुआ ए और बी का, जुड़े कि नहीं जुड़े, तो योगज अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया एक ही चीज होती है, यानी जिसमें दो अभिकारक जुड़कर, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बना दे, उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अगली आती है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का बिल्कुल उल्टा, आपको ए बी दे दिया और ए बी को तोड़कर आप क्या बना दो, ए प्लस बी। वियोजन हुआ कि नहीं हुआ, वापस बिखरे कि नहीं बिखरे, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। देखिए, एक तापमान की दृष्टि से दो अभिक्रिया आती है, एक तो उष्मा शोषी और एक उष्मा सेपी। उष्मा शोषी का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जिनको करने के लिए हमें बाहर से उष्मा देनी पड़े, ताकत देनी पड़े, तो ऐसी अभिक्रिया को उष्मा शोषी, यानी जो उष्मा को सोखती है। दूसरी होती है उष्मा सेपी, ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा गर्मी वापस बाहर निकालती है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उष्मा सेपी। तो देखिए, इनमें से संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, इनके अंदर हमें वियोजन करने के लिए किसी चीज को तोड़ने के लिए उष्मा देनी पड़ेगी, तो ये होती है उष्मा शोषी और ये होती है उष्मा सेपी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए, ए बी प्लस सी था, इसमें क्या हुआ, सी आकर ए से चिपक गया और बी को हटा दिया, तो क्या बन गया, ए सी प्लस बी। एक पदार्थ ने या एक अभिकारक ने दूसरे अभिकारक के किसी अणु को, परमाणु को हटाकर खुद उसकी जगह चिपक गया, तो वो क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन यानी जब दो अणु एक दूसरे से अलग हो जाए, ए बी प्लस सी डी था, इसमें क्या होगा, ए सी प्लस बी डी। दोनों ही अणु अलग अलग वे कि नहीं वे। आगे बड़े एग्जाम्पल से मैं समझाने की बजाय मैं चाहती हूं कि एक बार आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से, छोटे छोटे बच्चे हो तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखोगे तो आपको बड़ी अभिक्रियाएं से डर नहीं लगेगा, आराम से समझ पाओगे। अगली है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। शुरू में मैंने बताया था मैग्नीशियम फित्ते का जलना, उस टाइम मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीजन गैस किसी भी अभिकारक के साथ जुड़ जाए तो उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन आग लगाने वाली गैस होती है, मेनली दहन जलने वाली अभिक्रिया कैसी होती है, ऑक्सीकरण। और इसका उल्टा, अगर ऑक्सीजन निकल जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो वो अभिक्रिया कैसी कहलाती है, अपचयन। तो इसके अंदर हमने मोटे मोटे रूप से 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो इनमें से अब हम एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है यहां पर, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा को क्या करती है, उत्सर्जित करती है, यानी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। आपको ध्यान रखना है, अगर ऊष्मा उत्पाद के साथ लिखी हुई है, मतलब ऊष्मा वापस बाहर निकल रही है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मा सेपी। अगर ऊष्मा को इधर क्रिया कारक के साथ लिखा हुआ है, मतलब अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा अभिक्रिया में देनी पड़ रही है, मतलब वो ऊष्मा को शोषित कर रही है, सोख रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। यानी बिखरने वाली ऊष्मा लेगी और जुड़ने वाली ऊष्मा निकालेगी। तो देखिए, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड CaO किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, जल की अवस्था में, यानी ये लिक्विड लिखा हुआ है। इससे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, बुझा हुआ चूना। अंडरलाइन कर लेना, बुझा हुआ चूने का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया था ऑक्सीजन आग लगाने वाली गैस है, अगर केवल ऑक्सीजन है कैल्शियम के साथ, मतलब वो बुझा हुआ चूना नहीं है, बिना बुझा हुआ चूना है। और हाइड्रोक्साइड यानी पानी का अणु आ रहा है साथ में, तो वो क्या है, बुझा हुआ चूना। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको अभी नहीं पता चलेगा, अगर आगे आप जाओगे कहीं भी कंपटीशन एग्जाम का आप दोगे, तब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा
बुझे हुए चूने का सूत्र है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, तब आपका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन ये जो बिल्कुल जनरल साइंस सामान्य विज्ञान आती है, यही आपके 9th-10th की बुक में से आती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन कर लो। बुझा हुआ चूना किसको बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का निर्माण किससे होगा? बिना बुझे हुए चूने से, और साथ में आप क्या मिला दोगे? पानी का अणु। देखो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना था, इसमें अगर आपने पानी डाल दिया तो ये बुझ गया, तो ये क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या निकली? उष्मा। घर में मकान बनाते हैं तो चूने को भिगोते हुए देखा होगा आपने। चूने को भिगाते हैं तो पहले वो चूना क्या होता है? ज्वलनशील प्रवृत्ति का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। लेकिन जैसे ही उसमें आप पानी डालते हो तो भाप निकलती है कि नहीं निकलती है? उष्मा निकलती है कि नहीं निकलती है? इतनी तीव्र उष्मा होती है कि उससे जल सकता है इंसान। तो साथ में क्या निकली? उष्मा निकली, नहीं निकली? जब उसने पानी डाल दिया, उसमें से उष्मा निकल गई, फिर वो चूना धीरे धीरे शांत होगा कि नहीं होगा? उससे जलन नहीं होगी ना, तो वो चूना कैसा बन गया? बुझा हुआ चूना। यही दैनिक विज्ञान है जो हमारे काम आ रही है। घरों के अंदर मकान बना रहे हैं तो चूने को लाकर पहले पानी डालकर भिगोया जाता है, नहीं जाता है, ताकि उसकी ज्वलनशील प्रवृत्ति कम हो जाए। जैसे उसके आप देखना पानी डालोगे तो तेज उष्मा निकलेगी, दूर हट जाते हैं कि कहीं कोई जल ना जाए, और 2-3 दिन में फिर वो बुलबुले निकलते रहते हैं, उष्मा निकलती रहती है, फिर वो चूना शांत हो जाता है। यानी कैसा बन जाता है? बुझा हुआ चूना। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अभी क्या बोला मैंने? A+B मिला तो क्या बन गया? AB बना। और उसी प्रकार इसने बोला है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाए, सभी को जोड़कर अगर एक ही उत्पाद बने, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण देखिए। कोयले का दहन। कोयले किसका अपर रूप है? कोयला। कार्बन का अपर रूप है, इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? कार्बन। कोयला ठोस अवस्था में होता है तो S। कोयले का दहन यानी किसी भी पदार्थ को, किसी भी अभिकारक को जलाना है तो साथ में कौन सी गैस मिला दो? ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन को आग लगाने वाली गैस कहता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ये किसका दहन हो गया? कोयले का दहन हो गया। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। क्वेश्चन आता है संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण बताइए, तो आपको ये एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल है याद करने। ये आपको पूछ लिया सिंगल लाइन क्वेश्चन में, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको याद रखना है संयोजन प्रकार की अभिक्रिया। अगला है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण करना। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है तो क्या बनता है? पानी बनता है कि नहीं बनता है? ये भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। अगला है उष्मा सेपी अभिक्रिया कहता है। देखिए हमने ये भी देखा कि अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना। कहां से? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोल देंगे? उष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा सेपी अभिक्रियाओं के देखो इसने कुछ उदाहरण दिए, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं? मेथेन को। CH4 मेथेन का दहन किया, यानी साथ में ऑक्सीजन गैस मिलाई, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, पानी बना, और साथ में क्या निकल गई? उष्मा या ऊर्जा। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है? हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन हम अध्याय 6 में करेंगे। ये मानव की एक जैविक क्रिया है श्वसन, जिसको हम जैव प्रक्रम नाम का टॉपिक है आपके, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है? हमारा जो श्वसन की प्रक्रिया एक उष्मा सेपी अभिक्रिया, ठीक है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी किसका उदाहरण है? उष्मा सेपी। और इसके बाद आती है अगली वियोजन या
अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए अभी इस अभिक्रिया को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे पार्ट के अंदर बिल्कुल आपको इजी वे में समझा के पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि एक साथ अगर मैंने सारा पढ़ा दिया तो आपके हवा की तरह ऊपर से निकल जाएगा, कचरा हो जाएगा दिमाग में। इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ते हुए, और फिर दोबारा बोल रही हूँ मैं आपको कि अभी तक मैंने जो इस पार्ट में पढ़ा है उसमें कोई भी बच्चों को डाउट हो, अभिक्रियाओं के प्रकार से संबंधित समझ में नहीं आया हो, या एक अभिक्रिया हमने विस्तार से पढ़ी अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया, तो उसमें रिलेटेड कोई डाउट हो, संयोजन अभिक्रिया में कोई भी डाउट हो, उष्मा सेपी उष्मा शोषी में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और कोई डाउट नहीं हो तो जो जो मैंने अंडरलाइन पॉइंट करवाए उनको तो बिल्कुल आपको याद करना है, और उसके साथ ही जो मैंने आज क्लास में पढ़ा है वो आपको घर पे सेल्फ स्टडी भी करनी है, ठीक है? तभी आप अपनी तैयारी है वो बढ़िया कर पाओगे। तो इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।